संग आज 15 चैप्टर के साथ जो है वो शुरू करते हैं। 2 ही चैप्टर रह गए हमारे, तो देखते हैं चैप्टर में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये डिस्क्लेमर है हमारा, और को आदत हो गई होगी अब तक। और उसके बाद जो है ये आर्टिकल तुमने 6 आज कवर करने हैं। एसी वोल्टेज करंट है, साइनसोइडल एसी है, एसी टर्मिनोलॉजीज हैं, वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज करंट है, आरएमएस वैल्यू है करंट की, और फेज है एसी का। अच्छा, तो चलते हैं, इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ है एसी वोल्टेज और करंट। एसी वो करंट है जो कि पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ हर आधे चक्कर के बाद जो है वो साइकिल रिवर्स हो रहा है, और मुसलसल नज़र आ रहा है ये भी कि एसी का मैग्नीट्यूड उसके साथ कम ज़्यादा होता है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। और डीसी में इसके मुकाबले में अगर याद हो तो उसमें डायरेक्शन एक ही रहती है करंट की। तो ये यहाँ पे एनिमेशन में लेफ्ट साइड पे डीसी है, जो कि आप देख रहे हैं मुसलसल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज। जबकि एसी जो है वो अल्टरनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपनी जगह खड़े रहते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं एनर्जी। तो पहले भी ऐसे एक दो बात कर चुका हूँ मैं कि डीसी में एनर्जी ट्रांसफर ऐसा है जैसे डाकिया एनर्जी लेके जा रहा है और ख़ुद एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एनर्जी पहुंचा रहा है। रास्ते में जो भी डिवाइस लगी होती है उसको वो एनर्जी मिलती है। लेकिन एसी में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्सल गेम की तरह से एनर्जी शिफ्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हॉप करती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, और इवेंचुअली वो डिवाइस तक पहुंचा देती है। तो ये एसी और डीसी है। डीसी में यूनी डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन का फ्लो होता है, जबकि एसी में जो है वो डायरेक्शन मुसलसल बैक एंड फोर्थ चेंज होती रहती है। यहाँ कंपैरिजन के लिए कई तरह की वोल्टेजेस मैंने बनाई हुई है। एक तो ये हमारी एसी ग्रीन लाइन में दिखाई हुई है, ये एसी करंट है। जबकि जो खालिस इसके मुकाबले में डीसी करंट है, ये रेड लाइन दिखाया हुआ है। ब्लू लाइन जो है ये दिखा रही है पल्सेटिंग आउटपुट। जैसे कि एसी को जब रेक्टिफाई करते हैं, डीसी बनाने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल सही खालिस डीसी नहीं होती, बल्कि इस तरह की पल्सेटिंग होती है। लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ये डीसी है, ब्लू लाइन जो है। और ग्रीन तो मैंने आपको बता दिया कि ये एसी है। अच्छा, ये काम भी हम कर चुके हैं कि कोई भी जनरेटर जो है वो हमने पढ़ा हुआ है 14 चैप्टर में। एसी जनरेटर जो हैं वो एसी प्रोड्यूस करते हैं। और ये कब होता है? जब जनरेटर के कॉइल को यानी कंडक्टर को आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं, किसी भी मीन से, मैकेनिकल मीन से, स्टीम की ताकत से, पानी की ताकत से, और मैग्नेटिक फील्ड में घुमाए तो उसके अंदर एसी पैदा हो जाती है। और उसकी जो वेव फॉर्म है वो ये एक्सप्रेशन दे रहा है, v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा वी एम साइन ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू ज़्यादा हमें पता है कि ओमेगा टी होती है। वी एम जो है वो मैक्सिमम या पीक वैल्यू है ये वोल्टेज का, और थीटा जो है वो ज़्यादा इंस्टेंटेनियस फेज है, और उसकी वैल्यू ओमेगा टी। तो यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ थीटा का है या टाइम का है। यहाँ पे दिखाया हुआ हमने कि एसी वोल्टेज और एसी करंट जो है वो कभी इन फेज होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई। ये चीज़ बहरहाल हमने एसी जनरेटर के साथ पढ़ी हुई है कि जनरेटर कैसे काम करता है और उसकी आउटपुट जो है वो कैसे ऑसिलेट करती है वक्त के साथ। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एसी पढ़ने के लिए पता होनी चाहिए। बेशतर का तो कुछ शुबा होगा आपको। एक है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या है? ये है किसी भी लम्हे जो है, और एसी क्वांटिटी, कोई भी एसी क्वांटिटी हो सकती है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, सब चीज़ें ऑसिलेट करती हैं इसमें एसी के साथ। तो कोई भी चीज़ उसकी किसी ख़ास लम्हे पे वैल्यू जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एसी की। जैसे हमने पहले 9th में पढ़ा हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो किसी ख़ास लम्हे की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी तरह किसी ख़ास लम्हे की वोल्टेज, करंट वगैरह जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। पिछले एक्सप्रेशन में जो हमने पढ़ा था तो v जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू था, जबकि वी एम या वी नॉट जो है ये पीक वैल्यू होती है। साइकिल जो है वो क्या होता है? एक कंप्लीट सेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का, वो जो है वो साइकिल है।
पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, इनका एक पूरा सेट जो है ये एक साइकिल होता है। तो एक साइकिल के अंदर आमतौर पे अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन की होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड जो है ज़ाहिर वो वक्त है जो कि एक साइकिल पूरा करने में कोई भी एसी क्वांटिटी लगाती है। और इसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो लिहाजा ज़ाहिर है कि इसका यूनिट बनेगा साइकिल पर सेकेंड या कॉमनली ज़्यादा हर्ट्ज। एच जेड इसका जो सिंबल है। और पाकिस्तान में जो एसी की फ्रीक्वेंसी है वो इट इज़ 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि 50 पूरे साइकिल एक सेकंड में जो है वो पास करते हैं। आमतौर पे बाहर के मुल्कों में ये वैल्यू जो है वो 60 हर्ट्ज की है, लेकिन पाकिस्तान में जो एसी हमें मिलती है उसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज है। पीक वैल्यू भी मैं बता चुका हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू है एसी क्वांटिटी की किसी की भी चीज़ की जो कि एक साइकिल के अंदर आपको मिलती है, वोल्टेज हो, करंट हो, कुछ और चीज़ हो। और ज़ाहिर एक साइकिल में आपको दो पीक्स मिलती हैं, एक पॉजिटिव मैक्सिमम होता है और एक नेगेटिव मैक्सिमम होता है। ये पॉजिटिव मैक्सिमम है और ये नेगेटिव मैक्सिमम है। और इसको पीक वैल्यू को ज़ाहिर है कि एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है कि सारी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं जो कि एक साइकिल के अंदर आ रही हैं उन सब का जो सम है वो हम कहते हैं कि ये इन सब का सम ले लेंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ साइकिल में नज़र ही आ रहा है कि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव भी होता है। तो लिहाजा ऑब्वियसली जो है एवरेज वैल्यू किसी भी चीज़ की, वोल्टेज करंट की, ये ज़ीरो आनी चाहिए, क्योंकि साइकिल जितना पॉजिटिव रहता है उतना ही बहुत नेगेटिव भी रहता है। तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहती है एक साइकिल की। किस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जो हैं वो एवरेज वैल्यू देती हैं ज़ीरो। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि एसी से चीज़ें चल रही हैं, उनको पावर ज़ाहिर है मिल रही तो चल रही है, एनर्जी मिल रही तो चल रही है। तो इसका मतलब है कि एवरेज वैल्यू जो है ये कोई मुनासिब एनर्जी के लिहाज से सही पैरामीटर नहीं है एसी के अंदर। तो सही पैरामीटर क्या है वो हम देख लेते हैं, वो है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है डीसी या एसी की, ये कैसे डिफाइन की जाती है? ये है असल में जो हीटिंग इफेक्ट है आपके पास जो कि इक्विवेलेंट डीसी पैदा करती है, उसको आरएमएस वैल्यू कहता है। यानी कि आपको पता है एसी मुसलसल वैल्यू चेंज कर रही है, तो अगर हम उसको एक सिंगल वैल्यू के साथ रिप्लेस करना चाहें जो कि ऑल्टरनेट नहीं कर रही, कांस्टेंट है, डीसी है, लेकिन ये कि वो असरात वैसी दे रही है, एनर्जी वैसी दे रही है जैसे कि ऑल्टरनेट करती हुई एसी, तो उसको हम कहेंगे कि ये आरएमएस वैल्यू है। और आरएमएस वैल्यू जो है वो टाइम वेरिंग वैल्यूज़ के लिए जो वक्त के साथ बदल रही हैं उन्हीं के लिए इफेक्टिव है। किसी भी शक्ल की वेव फॉर्म हो उसमें कोई ना कोई इफेक्टिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है या आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव करती है। ज़ाहिर है कि डीसी सर्किट एनालिसिस में आपको इफेक्टिव वैल्यूज़ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई काम नहीं पड़ता। ये सिर्फ एसी सर्किट्स के अंदर इफेक्टिव वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो लोड के लिहाज से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप एसी वैल्यू जो है मसलन 100 वोल्ट का एसी यूज़ कर रहे हैं या इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू का वो यूज़ करें, सिंगल वैल्यू का डीसी, तो जो असरात हैं, जो एनर्जी मिलेगी, जो रोटेशन होंगी, जो भी एनर्जी मिलेगी वो एक ही होगी। लिहाजा आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी कहा जा सकता है। ये इफेक्टिव रिप्लेसमेंट वैल्यू है एसी की जो उसके डीसी सर्किट में मिलती है। अच्छा जी, तो अब यह है कि मरला के एक्चुअली कैलकुलेट किया जाए इसको आरएमएस वैल्यू को। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर जगह पे जो है हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए होती है, हमें ऑल्टरनेटिंग वैल्यू जो है उसका कोई अमलन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट की जाए आरएमएस वैल्यू? वो क्वालिटेटिव हमने बात कर ली, इफेक्टिव रिप्लेसमेंट वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होगा? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? अब देखें एवरेज करंट या वोल्टेज तो ज़ीरो है, लेकिन अगर पहले स्क्वायर लेके फिर एवरेज करें तो वो ज़ाहिर है कि ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये करंट दिखाया हुआ है कि ये अल्टरनेटिंग करंट है,
लेकिन ये अगर इसी का स्क्वायर करके दिखाया हुआ, स्क्वायर करेंगे तो जाहिर है अब सारा ग्राफ आप देखेंगे जीरो के ऊपर आ गया। अब ज़ाहिर स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो गई, नेगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, सब पॉजिटिव हैं, जबकि असली करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज होती हैं। तो स्क्वायर करके एवरेज करने का मतलब है कि अब यहाँ पे देखें मिनिमम वैल्यू जो है करंट की वो जीरो है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसका पीक वैल्यू का स्क्वायर है। तो एवरेज करने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ज़ाहिर है कि वो आई एम स्क्वायर बाय 2 है। तो अगर अब आर एम एस पूरा करने के लिए दोनों साइड पे हम लेंगे अंडर रूट, तो अब लेफ्ट साइड पे देखें कि ये स्क्वायर है, मीन है और रूट है, तो ये आर एम एस वैल्यू करंट की आ गई है। और राइट साइड पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पीक वैल्यू का स्क्वायर बाय 2, ज़रा स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ये, हमारे पास आ रही है आर एम एस वैल्यू जो है इट इज़ पीक वैल्यू बाय अंडर रूट 2, 1/√2 हमें पता है कि उसका मतलब क्या होता है 0.7। इसी तरह से अगर हम सारा एनालिसिस जो है वो वोल्टेज के लिए भी हो सकता है, तो उसमें भी ज़ाहिर है वैल्यू यही आ रही है 0.7 Vm। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव वैल्यू जो है तकरीबन वो 70% होती है ऑफ AC वैल्यू जो भी है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये हमारे जो है ये ऑल्टरनेटिंग वैल्यू है, तो उसके 70% पे आर एम एस वैल्यू है। ये यहाँ पे पावर के ग्राफ दिखाया हुआ कि स्क्वायर है। तो ये डिवाइसेस इसी तरह से काम करती हैं कि उनमें नेगेटिव वैल्यूज जो हैं पावर उनके सिग्नल में नहीं होती हैं, इस वजह से हर वक्त आपके डिवाइस को एनर्जी मिल सकती है, मिलती रहती है। तो अगर वोल्टेज और आरएमएस की ये वैल्यूज हैं तो जाहिर है कि पावर क्या होगी, पावर के अंदर आपको यूज़ करना है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस स्क्वायर या वी और आर स्क्वायर या जो भी है, वी आई भी उस कह सकते हैं आरएमएस वैल्यूज के साथ। ये तीनों एक्सप्रेशन जो है ये पावर के लिए ठीक है। तो ये आरएमएस वैल्यू थी जो कि इफेक्टिव वैल्यू है किसी भी चीज़ की ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की। पॉजिटिव इसके सारा वक्त जो है इफेक्टिव वैल्यू का मतलब है कि वो सिंगल डीसी वैल्यू जो कि आपको एसी की रिप्लेसमेंट दे रही है। अच्छा, फिर ये आखिरी चीज़ जो है ये आज की ये है फेज़ एसी का। फेज़ का मतलब ये समझना ज़रूरी है, और फेज़ जो है हमने थोड़ा सा इसको टच किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर भी। तो ये डिग्री में भी नापा जाता है फेज़ और रेडियन में भी नापा जाता है। यहाँ मैंने सिग्नल दिखाया हुआ है, एक साइकिल दिखाया हुआ है और उसमें जो है वो फेज़ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे शुरू आमतौर पे करते हैं तो 0 डिग्री से करते हैं या 0 रेडियन से करते हैं, 0 डिग्री या 0 रेडियन। उसके बाद ये 90 डिग्री है, यहाँ 180 है, 270 है और 360 है। इसी तरह से रेडियन में ये हो जाएगा 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। तो एक आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। फेज आपको बताता है कि आप जो है कोई रेफरेंस टाइम के बाद, यानी जिसको t इक्वल टू 0 कहेंगे, उस टाइम के बाद इस वक्त आपकी मौजूदा वेव के अंदर जो है साइकिल के अंदर आप किस जगह खड़े हुए हैं, जिस जगह भी खड़े हुए हैं वो आपको जो है एंगल बता देगा। तो लिहाजा फेज ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इनिशियल टाइम के बाद जो है आपको बताता है कि टाइम लेफ्ट कितना है और इन रिलेशन टू टोटल टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल। तो ये ज़्यादा टाइम पीरियड तो कांस्टेंट होता है, लेकिन टाइम जो है ये बढ़ता जा सकता है। तो फेज़ भी जो है वो 0 से शुरू करके कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, 2 पाई, 4 पाई, इन्फिनिट भी हो सकती है। ज़ाहिर है कोई साइकिल चलते रहेंगे और एंगल या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ती जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पास फेज़ है। यहाँ इंडिविजुअल फेज़ है, 0 है, ज़ाहिर है हर वैल्यू फेज़ की पॉसिबल है। यहाँ तो इन्होंने सिर्फ रेगुलर इंटरवल में 90 के इंटरवल से दिखाई हुई। जो फेज़ आप दिल चाहे कहें कि 1 डिग्री है या 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड है, हर तरह के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में पॉसिबल है। तो फेज़ डिफरेंस जो है वो फेज़ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आमतौर पे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, इसलिए कि सर्किट में एक कंपोनेंट नहीं होता, कई होते हैं, और वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस जो है वो
मुसलसल एक कभी एक दूसरे के साथ इन फेज होते हैं, कभी चेंज हो रहा होता है। तो फिर दो वेव्स जो हैं उनको कंपेयर करना है कि उनमें फेज का फ़र्क कितना है, और दूसरी अहम बात है इनमें से आगे कौन सी है, लीड कौन कर रही है, और लैग पीछे कौन सी है, लैग कौन कर रही है। ये चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपको पता है वेव की फॉर्म में, उसकी शक्ल में ही सारी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र होती है। पूरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर बेस करती है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनसे जो है वो समझना प्रॉब्ली आसान हो जाएगा कि फेज़ और करंट का रिलेशनशिप जो है वो मुख्तलिफ सिग्नल्स के फेज़ का रिलेशनशिप। अब ये यहाँ पे मसलन शुरू करते हुए सबसे पहले इन फेज़ दो सिग्नल दिखाए हैं, वोल्टेज का और करंट का, और दोनों ये इन फेज़ कहलाते हैं। इन फेज़ का मतलब है कि ये इस वक्त जो है इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस जो है वो इट इज़ एक्चुअली ज़ीरो, फेज़ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे फेज डिफरेंस ज़ाहिर है, जब दो चीज़ें कंपेयर करनी होती है तो एक ही टाइम पे देखे जाते हैं। तो यहाँ में आप जैसे रेड लाइन दिखाई हुई, इस वक्त जो है दोनों वेव्स का फेज जो है वो π/2 है। तो ज़ाहिर जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो अगर ज़ीरो फेज डिफरेंस हो दो वेव में, इसका मतलब वो कहलाती हैं इन फेज। तो यहाँ पे आपको दो सिग्नल दिखाए हुए हैं, वोल्टेज करंट से ज़्यादा वास्ता पड़ता है इसलिए वोल्टेज और करंट के सिग्नल दिखाए हुए हैं जो कि इन फेज हैं। लेकिन ज़ाहिर है ज़रूरी नहीं कि हमेशा दो सिग्नल इन फेज हों, कुछ भी तरह का फेज डिफरेंस हो सकता है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रेड सिग्नल लीड कर रहा है, क्योंकि जब रेड का ज़ीरो है तो वो मतलब ये जो है ब्लू जो यहाँ पे मौजूद था। अब दोनों में किसी भी एक टाइम पे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ जब इसका 270 है तो इसका 90, तो फेज डिफरेंस जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जैसे कुछ और फेज डिफरेंस भी मुमकिन है, हर फेज डिफरेंस रादर मुमकिन है। यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस 45 का दिखाया हुआ है कि जब ब्लू वेव जो है वो 45 पे मतलब लीड कर वो करी, तो जो है ये रेड जो है वो ज़ीरो पे है। इसी तरह यहाँ पे फेज दिखाया हुआ है 30 डिग्री का, दोनों वेव्स के दरमियान में रेड और ब्लू में। यहाँ 180 का फेज डिफरेंस है। आपकी जो है इनपुट और आउटपुट दो सिग्नल्स कंपेयर किए हुए। ये हो सकता है जैसे एक एम्पलीफायर को देने से पहले और सिग्नल एक एम्पलीफायर को देने के बाद हो। तो ये दोनों सिग्नल जो ये 180 का फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों के एम्पलीट्यूड सिग्नल्स का सेम हो, कुछ भी हो सकता है रिलेटिव रेशो एम्पलीट्यूड्स की। तो यहाँ पे ये ब्लू और ये रेड वेव है, और यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है कि रेड वन जो है वो आगे है। अच्छा, अगर फेस कोहेरेंस ना हो, क्या मतलब है कि अगर सिग्नल जो है वो उनकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं हो, तो फिर ज़ाहिर है कि हर पॉसिबल फेज डिफरेंस आपको 0 से 360 के दरमियान में मिलेगा। 0 डिग्री से 360 के दरमियान हर पॉसिबल फेज डिफरेंस मिलेगा। फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता बल्कि वेरिएबल होता है, वक्त के साथ चेंज हो रहा होता है। फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं है वक्त के साथ फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है। तब अगर सिग्नल कोहेरेंट नहीं है या फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स हैं, तो देखेंगे फेज डिफरेंस भी एक जैसा नहीं रहता। बस गाइस ये था आज का लेक्चर था, और ये काम मुख्तसर सा है। इसके बाद एक्टिविटी कर सकते हैं 1 2 3 6 8 और 10 MCQs कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल कर सकते हैं पहला, कॉम्प्रिहेंसिव सवाल दूसरा कर सकते हैं, और दो ही प्रॉब्लम से पहले दो ये इसको पढ़ने के बाद हम कर सकते हैं। तो ये अगली दफ़ा इंशाल्लाह जो बाकी जो 3 आर्टिकल हैं चैप्टर्स के जो मैं सिलेबस में वो पूरे कर लेंगे।